तो पंकज जी का यहाँ पर स्वागत है। पंकज जी के बारे में बताना चाहूंगी कि इनका अनुभव जो रहा बेटा, बहुत तरह तरह के अनुभव हैं। तो ये सहायक प्राध्यापक के रूप में रहे, फिर सर्व शिक्षा अभियान, नेशनल बुक ट्रस्ट के लिए देश भर में शिक्षकों की 125 से अधिक कार्यशालाओं का संचालन किया। यूनिसेफ लखनऊ भोपाल के लिए बच्चों की पुस्तकें विकसित करने के लिए 4 कार्यशालाओं का संचालन किया। फिर यूनिसेफ के लिए बच्चों के रचनात्मक लेखन की कई कार्यशालाओं का संचालन किया। मैं सर थोड़ा थोड़ा ही उठा रही हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा है और ये बच्चे इतना समझेंगे नहीं। तो टेक महिंद्रा के लिए दिल्ली के एमसीडी स्कूलों के शिक्षकों के लिए कई कार्यशालाओं का आयोजन किया और इनको पुरस्कार बहुत मिले हैं। तो पहला जो मिला यहाँ पर मध्य प्रदेश आंचलिक पत्रकार संघ द्वारा वर्ष 1991 में माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता पुरस्कार मिला। फिर चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट द्वारा आयोजित छठी वार्षिक प्रतियोगिता में वर्ष 1999 के लिए ऐतिहासिक पारंपरिक संवर्ग का द्वितीय पुरस्कार मिला। फिर एनसीईआरटी के लिए तैयार ऑडियो कार्यक्रम को श्रेष्ठ पुरस्कार वर्ष 2008 का मिला। कार्यक्रम था बचेंद्री पाल। हाँ। उसके बाद वर्ष 2016 का डॉक्टर हरे कृष्ण देव सरे बाल साहित्य सम्मान, वर्ष 2016 महावीर प्रसाद द्विवेदी पर्यावरण सम्मान, वर्ष 2019 के लिए उत्तर प्रदेश शासन का सूर पुरस्कार, एबीपी न्यूज चैनल द्वारा 2014 का श्रेष्ठ हिंदी ब्लॉग सम्मान। सर ये ब्लॉग से तो मैंने भी बहुत कुछ लिया था आपके, और मैंने स्कूल में जो नाटक मैंने आपको बताया था, नाटक जो मैंने कराए थे उनमें काफी इनका मैंने, क्योंकि स्कूलों में कई बार अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए करना पड़ता था, पर यहाँ से मुझे बहुत फायदा मिला। उसके बाद माधवराव सप्रे स्मृति समाचार पत्र संग्रहालय भोपाल द्वारा वर्ष 2017 के लिए महेश गुप्ता सृजन सम्मान। तो बेटा ये सम्मान है। प्रकाशन में आपने पर्यावरण एवं बाल साहित्य पर कई कई पुस्तकें लिखी। नंदन, पराग, बाल भारती आदि प्रतिष्ठित बाल पत्रिकाओं में नियमित रूप से लेखन करते रहे। आज भी हम लोग पढ़ रहे हैं आपकी कहानियां, आपकी कई बार छपती हैं, तो देखते हैं। तो आपके 20,000 से, बेटा ये सुनने वाली बात है, 20,000 से अधिक आलेख और रपट प्रकाशित हुए हैं। न्यूज़पेपर में अधिकतर आप देखेंगे सर का बहुत काम छपता है, और अधिकतर पर्यावरण से सारी बातें, बहुत ज्यादा काम। और फिर इनका जो प्रसारण माध्यम में आकाशवाणी दिल्ली, राष्ट्रीय प्रसारण समाचार अनुभाग, विदेश प्रसारण सेवा और छतरपुर केंद्र से वर्ष 1983 से 400 कहानियों, आलेख, परिचर्चाओं का नियमित प्रसारण। और उसके बाद आकाशवाणी के सभी हिंदी भाषी 52 केंद्रों के से एक साथ प्रसारित सीरियल यह कहाँ आ गए हम की 8 कड़ियों का लेखन। सर ये बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। मैं मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ कि कितना मुझे पढ़ते वक्त ही मुझे कितना कुछ लग रहा है कि आपने बहुत बहुत काम किया है। और यहाँ पर विभिन्न विषयों की 21 बोली भाषाओं में 1300 से अधिक पुस्तकों का संपादन। बच्चे लोग आपके साथ आज जो जुड़े हुए हैं, यस दे आर राइटिंग, आई एम सरप्राइज सर। तो आज बेटे हम लोग के साथ जो जुड़े हुए हैं, आप लोग के लिए मैं क्या बताऊं, आप बहुत ध्यान से इनकी बातें सुनना। बहुत ही प्रेरक व्यक्तित्व है आज। और ट्रस्ट के मुखपत्र नेशनल बुक ट्रस्ट संवाद का 1998 से अगस्त 2007 तक का संपादन, और विश्व पुस्तक मेला नई दिल्ली के दौरान गत 18 मेलों में 8 या 16 पेजेस के दैनिक अखबार का संपादन, ट्रस्ट की साहित्य और संस्कृति पर केंद्रित 64 पृष्ठ की द्विमासिक पत्रिका पुस्तक संस्कृति का वर्ष 2016 से संपादक, और विदेश यात्रा भी बहुत देशों की कर चुके हैं। इन देशों के पाकिस्तान, चीन, अबू धाबी, इजिप्ट, इन देशों के अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। इन देशों में कई साहित्यिक गतिविधियों का आयोजन किया। तो बेटा अब आप लोग को समझ आ रही है हम आज किन से बातचीत करने जा रहे हैं। तो पंकज जी आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत यहाँ पर। आप हमारे यहाँ बच्चों के लिए आए, इससे मैं और बड़ी बात। हाँ जी बोलो। मैम आज की क्लास 1 घंटे की होनी चाहिए, आधे घंटे की नहीं। फिर सर आप सुन रहे सही बात बोली आपने बेटा। ठीक है। तो पंकज जी आप ये बताइए कि आप इतना लिख कैसे लेते हैं, मुझे ये बात नहीं समझ आती।
आप बस हमारे प्रश्न अपने आप ही लेते जाइए और बताते जाइए। एक्चुअल क्या है कि मैं बहुत सारा घूमता हूँ हम्म, और जिन जगहों पर जाता हूँ तो आम जो पर्यटक स्थल होते हैं वो नहीं देखता हूँ। मैं उन हम्म, जगहों के स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, हम्म, समाज है, नदी है, तालाब है, मोहल्ले हम्म, हैं, बाजार हैं, उनमें जाता हूँ और कोशिश करता हूँ कि मेन टू मेन संपर्क हो, चाहे असम का नलवारी हो, चाहे उड़ीसा का कालाहांडी हो, चाहे छत्तीसगढ़ का बस्तर हो, चाहे उत्तर प्रदेश का जौनपुर हो। हर जगह फ्रिक्वेंटली जाना, जहां मौका मिले समाज से इंटरेक्ट करना, उनके बीच में रहना। हम्म, तो आप बहुत सारी किताबें पढ़ें और समाज में बहुत सारे लोगों से मिलें, ये लगभग बराबर है। हम्म, देखिए, हर चीज का जो ऊर्जा है उसका एक ऊर्जा से दूसरी ऊर्जा में जाने में ट्रांसमिशन लॉस होता है। इलेक्ट्रिक एनर्जी जो समझिएगा। मैग्नेटिक एनर्जी में बदलती है, या जो ऑडियो एनर्जी है वो मल्टीमीडिया में बदलती है, तो देयर देयर मस्ट बी सम लॉस। ट्रांसमिशन लॉस। ठीक बात। तो लेकिन जब हम मेन टू मेन, जब सोसाइटी को सीधे जाकर बात करते हैं, तो उसमें ट्रांसमिशन लॉस की कोई गुंजाइश नहीं होती। हम्म, हम लोक कला, संस्कृति, सही। भाव, समाज, प्रकृति, भोजन, कपड़ा, दिक्कतें, सुख दुख, अन्याय, असमानताएं, सबको खुद फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लेते हैं। जिसको कहते जब हैं ना हम जॉब, टाइगर्स माउथ, मतलब तो सामने जिस व्यक्ति का है जी उसी हाँ, से सुनना। जी जी, तो उसका होता है कि जब हम बहुत सारी चीजों को देखते, खुद सुनते हैं, तो होता क्या है कि एक अंदर एक बेचैनी होती है, एक अकुलाहट होती है कि मैंने जो लिया। देखिए, हम सभी लोगों ने शब्द, अनुभव, विषय सब समाज से लेते हैं। हमारा अपना कुछ भी नहीं है। मेरा क्या है, सब कुछ तेरा, सब कुछ लिया उधार, सारा लोहा उन लोगों का, मेरी केवल धार। सही तो बात है। हम केवल समाज से उनके अनुभव, उनकी घटनाएं, उनकी भाषा को लेते हैं। फिर जब वो मेरे अंदर या किसी लेखक के अंदर घड़े सरीका भर जाता है, तो उफनने को निकलने परेशान को तैयार होता है। होता है, बिल्कुल तो सही। वही शब्दों के जरिए और दूसरे भावों के जरिए वो बाहर निकलता है। दूसरा है, हमको अपने समय का प्रबंधन करना होता है। हम्म, न्यूनतम समय हम इधर उधर की गतिविधियों में देते हैं। हम्म, तो जितना कोशिश होती है, लेखन मेरे लिए एक समाज को जागरूक करने का एक तरीका है, हम्म, ना कि मेरा स्वांत सुख है। इसलिए कोशिश होती है कि मैं जितना देखूं सहूं उसको शब्दों में लिख लूं। हम्म, एक चीज और मैं अभी सब बच्चों से स्पेशली हाँ। बोलना चाहूंगा हम्म। कि हो क्या रहा है, दुर्भाग्य से हम सभी के हाथ में मोबाइल आ गया और मोबाइल में कैमरा आ गया। हम्म, मोबाइल कैमरे में वीडियोग्राफी भी आ गई। तो हम सभी लोग कुछ पलों के साथ में अपने आप को अमर करना चाहते हैं, जबकि कोई व्यक्ति चित्रों से अमर नहीं होगा, उसके शब्द ही अमर रहेंगे। मैं एक उदाहरण बताऊं। मैं जंगल देखने गया अपने पिताजी के साथ, हम्म, और वहां पर मैंने देखा कि एक शेर है। हम्म, मैं, मेरी पहली प्रकृति होना चाहिए कि मैं शेर को अपनी आंखों से दिल खोल के रसास्वादन करूं। सही। लेकिन दुर्भाग्य से मैं सबसे पहले कैमरा खोलता हूँ और सोचता हूँ कि उसको कैमरे की नजर से देख लूं। सही। अब आपके आंखों के और शेर के बीच में एक डिवाइस डिवाइस आ कैमरा आ गया। गया, और प्रकृति का आनंद लेने के बीच में ट्रांसमिशन लॉस हो गया। बिल्कुल। और जैसे ही आपने उसको कैच किया, उसके बाद में आप उस वीडियो को बाद में कभी नहीं देखते हैं। आपकी सबसे पहली इच्छा होती कि मैं दूसरों को फॉरवर्ड कर दूं, दूसरे उसको देखें। तो हम्म, ये जो कैमरे के साथ में अजर और अमर होने की प्रकृति इंसान में आ गई है ना, वो आपको इंसानों से, धरती से, दूर कर प्रकृति से देना। आपको जुड़ने नहीं दे रही है। इसलिए हम्म, जब कभी भी किसी को मिलने जाओ, हम्म, कभी मंदिर में जाओ, कभी स्कूल में जाओ, कभी प्रकृति को देखने जाओ, कहीं चिड़ियाघर देखने जाओ, लाल किला देखने जाओ, तो कैमरे को परे रख दो। हम्म, पहले सब कुछ देख लो, उसके बाद में तय करो कि हमको इसमें से वास्तव में किन
मूवमेंट्स की जरूरत है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ यस बेटा, प्लीज। हाँ बोलो। सर बचपन में जब हमारे पेरेंट्स हमें फोन नहीं देते थे, तब नेचर को देखने का एक अलग ही मजा था। अब ये रहता है कब ये खत्म हो फिर हम जाएं और देखें। यस, बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। और ये बचपन हर समय बना रहना चाहिए। जब तक बचपन बना रहेगा तब तक आप 55 के होने से बच जाएंगे। सही बात है, आपने सही बोला कि हम कहीं जाते हैं तो हम कैमरा पहले ऑन करते हैं। अपनी आंखों से जो लेना चाहिए उसको छोड़कर हम पहले कैमरे की आंखों से सारा दिखाना चाहते हैं, और दूसरों तक कि भाई हम ये देख रहे हैं, हम वो देख रहे हैं। ये सही बात है। तो और दूसरी बात कि आपने बोला ना कि जब हम लोगों से बातचीत करते हैं तो हम उनकी समस्याओं तक पहुंचते हैं, और वो जो बेचैनी, वो जो परेशानी वो फेस कर रहा है, तो जो हम उस समय उसको सुनते हैं तो हमारे अंदर भी वो बेचैनी आ जाती है। और फिर जी जब जी आप अपनी कलम से जब लिखते हैं तो उसकी वो धार ज़्यादा पैनी हो जाती है, क्योंकि आप ही जी उसकी समस्या को देख पाते हैं। तो जो जी भी जी बच्चे बेटा यहाँ पर आप राइटर हैं, इस बात पर ध्यान दीजिए, राइटर बनना चाहते हैं, अभी तो आप रास्ते पर हैं। तो जो आप सुन रहे हैं ध्यान से सुनिए कि हम जितना घूमते हैं, सर ने क्या बोला, जितना आप घूमते हैं तो आप लोगों को मिलते हैं तो ज़्यादा पता लगता है। और किताबें पढ़ना, ये दो चीज़ें अगर आप करते हैं तो आप अच्छे राइटर बन सकते हैं। हाँ जी, पंकज जी और बताइए, आपको जो आपने जो इतना काम किया, तो उसमें सबसे आपके अजीज, अपने दिल के करीब क्या क्या था? सॉरी, बीच में नेटवर्क लॉस था, आपकी आवाज ओके नहीं आ रही ओके थी। ओके ओके ओके। तो हम ये कह रहे थे, आपने जो इतना काम किया तो आपके दिल के करीब ऐसी कौन सी रचनाएं थी जो आपको बहुत ज्यादा लगी कि हाँ भाई ये मैंने अच्छा काम किया? मैं आपको बताऊं कि मेरे लिए जो पानी के लिए हाँ। और तालाब के लिए लिखना सबसे दिल का करीब काम है, एक चीज। हम्म। दूसरी चीज, मुझको जिस काम में सबसे अधिक श्रम या मेहनत लगती है वो है बच्चों के लिए कुछ लिखना, और खासतौर पर छोटे बच्चों के लिए लिखना। हम्म। और कुछ कहानियां होती हैं जो मेरी 4 या 5 साल में बन पाती हैं। जैसे हम्म। अभी मैंने एक कहानी को पूरा किया, वो 2015 में मैं आखिरी बार बस्तर गया था। वो 2012 से 2015 तक करीबन 25 ट्रिप मैंने बस्तर के किए थे। और 2015-14 के आसपास जब मैं कुटुंब सर को देखने गया तब वो कहानी मेरे मन में आई थी, और वो जाकर जुलाई 2021 में लिख पाया। गिलहरियां वाली ना, मैंने पढ़ जी। ली है, आपको रिकॉर्डिंग भेजनी है। मैंने उसको पढ़ा अभी पीछे, तो मैंने मैं रिकॉर्डिंग की है और बताऊंगी। एक्चुअल उषा जी, उसकी क्या जो यानी जो उसका हासिल महफिल या जिसको कहना चाहिए संदेश है, वो ये है कि हम अपने आसपास कबूतरों को या बंदरों को खाना देके सोचते हैं कि हम धर्म का काम कर रहे हैं। वास्तव में हम उनकी जो जो मूल प्रकृति है उसकी हत्या कर दे रहे हैं। बिल्कुल हम सही उनको बात। परबस बना दे रहे हैं, डिपेंडेंट बना दे रहे हैं, जबकि इस कायनात ने हर चिड़िया को, हर पक्षी को, हर जानवर को उसका खाना खुद उगाने का ताकत ढूंढने दी का है, है ना, हाँ बिल्कुल। तरीका दी है, और उसके बिल्कुल। फूड हैबिट उसके एटीट्यूड पे डिपेंड करती है। हम्म। जैसे कि कुत्ता क्या खाएगा ये उसके शरीर की संरचना पे निर्भर करता है। सही बात। कबूतर क्या खाएगा ये कबूतर की संरचना में निर्भर करता है। अब हमने कबूतर को ढेर सारा बाजरा और मोटा अनाज खिला के उसको इतना मोटा कर दिया कि जब हाँ। आसपास का चील या कौआ सरी का बड़ा पक्षी उसको पकड़ने आता है तो अपने वजन के कारण उड़ नहीं पा रहा है। हम्म। आपने कभी सोचा ये? हम्म। तो यहाँ हमारे यहाँ भी देते हैं लोग। अच्छा, कई लोग कुत्तों को बिस्किट खिला रहे हैं, जो मीठा वो वही बिस्किट है। देखिए क्या है कि जितने भी लोग इस समय जानवरों को खिला रहे हैं उसमें से अधिकांश लोग धर्म के डर के कारण खिला रहे हैं। सही है। उनकी आस्था जो है वो प्रकृति पूजा में नहीं है, वो नहीं प्रकृति को है। नहीं पूज रहे हैं। वो हम्म। देखिए ना आप, मैं एक सेमिनार में बोल रहा था तो एक व्यक्ति थे, उन्होंने बोला मैं 27,000 पेड़ लगा चुका हूँ, 27,512। तो मैंने बोला आप पेड़ क्यों लगा रहे हैं? हम्म। बोले मैं पेड़ लगा रहा हूँ क्योंकि 1 लाख पेड़ लगा के अपना नाम अमर करना चाहता हूँ, है ना, उनका इनडायरेक्टली कहना था। हम्म। मैंने बोला कभी आपने सोचा है कि मैं पेड़ क्यों लगा रहा हूँ?
मुझको आम खाने को मिले मैं पेड़ क्यों लगा रहा हूँ, मुझको छाया मिले मैं पेड़ क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि मुझको ऑक्सीजन मिले। आपने कभी ये सोचा कि मैं पेड़ इसलिए लगा रहा हूँ कि ये प्रकृति के लिए जरूरी है, मैं अपने स्वार्थ के लिए क्यों कर रहा हूँ सब कुछ? सही देखिए, बात। पर्यावरण का जो सवाल है, विशेष रूप से बच्चों को समझना चाहिए कि हाँ। पर्यावरण का सवाल ये नहीं है कि मुझको ऑक्सीजन मिले इसलिए मैं पेड़ लगाऊंगा, मुझे फल खाने को मिले इसलिए मैं पेड़ लगाऊंगा। सवाल ये है कि इस प्रकृति से हम पैदा हुए हैं और इस प्रकृति का संतुलन बना के रखना हमारा फर्ज है, क्योंकि मेरी पीढ़ी के बाद भी और पीढ़ियां आएंगी जो इस धरती को देखेंगी। यदि हम उस धरती को धरती के रूप में रखना चाहते हैं तो ये जरूरी है कि हम उस प्रकृति का जो मूल रूप है उसको बनाए रखें। और नदियों की जो आपने बात की और आपके अभी पीछे किताब भी छपी है, उसमें जो कंटेंट है, जो जहरीली हो रही है नदियाँ, उसके बारे में आप बच्चों को बताएं। आपने क्या महसूस किया? इवन आप अपने वहां पर भी एक नदी की बात बताते हैं जो बिल्कुल सूख गई है और बुरे हाल में है। उन सब के हम मैं इसलिए चाह रही हूँ कि बच्चे समझें कि पर्यावरण कितना जरूरी है और हम क्या नुकसान करते चले जा रहे हैं अपने लिए। तो ये अब जागरूक बने। हम लोगों ने तो गलत कर दिया सर। देखिए, मैं ये हमारे साथ जितने बच्चे और उनके पेरेंट्स वो लोग जुड़े हैं उनको मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि आज से 50 या 60 साल पहले का जो समाज था, जो बहुमंजिला इमारतों में नहीं रहता था, जो गांव या कस्बों में रहता था, वहां पर पानी की स्थानीय व्यवस्था होती थी। पानी की स्थानीय व्यवस्था का मतलब ये, देखिए, लोग कहते हैं कि वाटर रिसोर्सेस है नदी तालाब। ये जान के चलें कि नदी तालाब समुद्र कुआं ये वाटर रिसोर्स नहीं है। वाटर का रिसोर्स यानी वाटर का जो जहां मिलता है वो या तो बरसात है या ग्लेशियर है या झरने हैं। नदी तालाब कुएं ये सब पानी को संरक्षित करके रखने की जगह है। तो हमारी मूल सोच सबसे पहले स्पष्ट होना चाहिए, एक चीज। दूसरी चीज ये है, नदी इंसान के इस्तेमाल के लिए नहीं है। नदी इंसान के सीधे इस्तेमाल के लिए नहीं है। इसीलिए हमारे जितने पुराने शहर थे, गांव थे, वो कभी बिल्कुल नदी के सट के किनारे नहीं हुए। एक्चुअल क्या है, नदी एक इंसान की तरह जिंदा प्रकृति की चीज है। नदी की अपनी याददाश्त होती है। नदी का मन होता है कि मैं आज लेफ्ट हैंड पे टहल जाऊं, फिर उसका मन होता है मैं थोड़ा सा और टहल जाऊं। इंसान सोचता है नदी ने रास्ता बदल दिया और उसकी जो खाली जगह उसमें हम इमारत खड़ी कर लेते हैं। लेकिन नदी को लगता है अब तो बहुत हो गया, मैं वापस चलती हूँ अपने रास्ते में। तो वो जब पानी वो अपने घर को आती है तो उसको लगता है वहां पे तो आपका घर खड़ा हुआ है, और फिर लोग कहते हैं कि नदी मेरे घर में घुस गई, लेकिन वास्तव में नदी के घर में आप घुसे हुए थे। तो नदी जो है, नदी की प्रकृति है, उसको अविरल यानी बगैर किसी ऑब्स्ट्रक्शन के बहने दीजिए। जब नदी अच्छी तरीके से बहेगी तो उसके 200 किलोमीटर दायरे का जो ग्राउंड वाटर है, भूजल है, वो बहुत अच्छा होगा। जब ग्राउंड वाटर अच्छा होगा, जब धरती में नमी होगी, गीलापन होगा, तो उस इलाके के जो तालाब हैं, दरिया हैं, छोटे झरने हैं, वो खूब संपन्न होंगे, उसमें खूब पानी होगा। वो जो तालाब है, वो जो झरने हैं, वो जो जोहड़ है, वो आपके खेती के लिए है, आपके जानवरों के लिए है, आपके नहाने के लिए, आपके कपड़े धोने के लिए है। अब घर में क्या चाहिए? घर में हमको आदत हो गई कि हमारे यहाँ नल से पानी आ रहा है, या बहुत सारे रूरल अनम्यूट करें, अनम्यूट। अपने ट्यूबवेल्स लगा रखे हैं, अपने पंप लगा रखे हैं। मुझको एक गिलास पानी की जरूरत है, मैं बटन दबाता हूँ और 2 बाल्टी पानी निकालता हूँ। जबकि एक कुएं की जरूरत थी,
मुझको एक बाल्टी पानी की जरूरत है, मैं एक बाल्टी पानी खींचूंगा, जब उसमें श्रम लगाऊंगा तो उसको व्यर्थ नहीं करूंगा। सही बात है। ठीक है, अभी बटन है ना तो बह जाएगा, क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है। पहले तो तो खींचना होता था। जी, जी हाँ। तो हमको अपनी जो देखिए, गांधी जी ने एक बहुत खूबसूरत शब्द बात बोली थी कि जो ये प्रकृति है ये आपकी जरूरतों को तो पूरा कर सकती है, लेकिन आपके स्वार्थ को, आपके लोभ को पूरा नहीं कर सकती है। अब मैं आप सब बच्चों को बताता हूँ, आप खुद भी देखते होंगे, शायद अपने परिवार में भी देखते होंगे। बहुत सारे लोग मॉर्निंग वॉक को जाते हैं, सब लोग जाते हैं, देखते होंगे ना आप लोग। मॉर्निंग वॉक को गए और जहां पर भी कोई क्यारी दिखी, बगीचा दिखा, उसमें से फूल तोड़ लिए। और फूल क्यों तोड़े? हम घर आके भगवान को चढ़ाएंगे। भगवान को क्यों चढ़ाएंगे? क्योंकि भगवान खुश हो जाए। खुश हो जाएंगे। अब मैं यहीं से सवाल करता हूँ, हम्म, भगवान आपसे नाखुश कहाँ है, हम्म, या भगवान आपसे नाखुश क्यों है हम्म, कि आप उनको फूल चढ़ा के खुश कर सकते हो? यदि एक इंसान दूसरे इंसान को फूल चढ़ा के खुश नहीं कर सकता है, तो भगवान श्री का परम पिता परमेश्वर क्यों खुश होगा? दूसरी चीज, जब फूल, पत्ती, पेड़, तितली, पहाड़, नदी, जंगल सब खुद भगवान ने बनाया है, तो वो अपनी चीज को तोड़ के खुद क्यों खुश हो जाएगा भाई? सही बात। असल चीज ये है, हमारे समाज ने बोला, एक तो आप सुबह घूमने जाइए, दूसरी चीज उन्होंने बोला कि आप अपने घर में हरियाली लगाइए, उसमें तुलसी हो, पौधे हो, फूल हो, कुछ वनस्पति हो, कुछ खाने का सामान हो, ताकि आप अपने ऊपर, अपनी दवाई के लिए, अपने भोजन के लिए खुद स्वयं डिपेंडेंट हो, सेल्फ डिपेंडेंट हो, और आपके घर में हरियाली हो तो पर्यावरण शुद्ध रहे। अब आज से कुछ साल, 100 साल पहले का समाज धर्म भीरू था, तो उनको डराने को बोला कि आपको फूल भगवान को चढ़ाने, फूल भगवान को चढ़ाने, लेकिन आपके उगाए हुए, पड़ोसी के उगाए हुए नहीं। पड़ोसी के उगाई हुए जब आप उखाड़ते हैं तो वो चोरी कहलाती है। सही बात। वो चोरी है। तो इसी तरीके से हम फिर से नदी पे आते हैं। नदी को अविरल बहना है, बगैर किसी बहाव के, टकराव के। जब तक नदी बहेगी तब तक तालाब में पानी होगा, तब तक आपके मोहल्ले के कुएं में भी पानी होगा, आपके ट्यूबवेल में भी पानी होगा। नदी के नष्ट होने का मतलब होता है कि एक उसके साथ चलने वाली संस्कृति, कल्चर जिसको कहते हैं, एक पूरा समाज का नष्ट हो जाना। नदी एक पानी नहीं है अकेले, नदी के साथ में मछली हैं, कछुए हैं, मगरमच्छ हैं, कई जगह डॉल्फिन भी हैं, बहुत सारे पौधे भी हैं, और नदी के किनारे जाकर देखिए, सीप है, घोंगे हैं, केंचुए हैं, और इतने सूक्ष्म जीव हैं, जो सूक्ष्म जीव हमारे लिए, हमारे भोजन के लिए, हमारी पानी की शुद्धता के लिए, हमारी हवा की शुद्धता के लिए चुपचाप काम करते रहते हैं, जिनको आप आंख से नहीं देख पाते। लेकिन जब हम उस नदी के किनारों की रेत के ऊपर पक्के मकान खड़े कर देते हैं, तो हम अपनी जिंदगी को बचाने वाले जीवाणुओं को खत्म कर देते हैं, और उसके बाद में हम घर के अंदर पीने के पानी के लिए आरओ सिस्टम लगाते हैं, हवा शुद्ध हो उसके लिए वाटर एयर प्यूरिफायर लगाना पड़ता है, और आपको बहुत सारी मेडिसिन भी खाना पड़ता है। अपने ही पैरों पर हम कुल्हाड़ी मारते हैं और उसके बाद फिर हम रोते हैं कि हमारी तबीयत खराब है, हमें ये हो गया, वो हो गया, क्योंकि हमने अब प्रदूषण भी हम ही फैला रहे हैं इतना ज्यादा। हर आदमी ने अपने आप को व्हीकल्स, मतलब हर चीज जो है हम लोग अपने सुविधा के अनुसार करते हैं और बाद में वही नुकसान दे रही है, और फिर उसके बाद उसके उपाय खोजने शुरू कर देते हैं। मैं आपको, जो महानगर के बच्चे हैं, दिल्ली के या बेंगलुरु के या कोलकाता के, उनको एक चीज याद दिला दूं। उन्होंने अपनी उम्र में, जो 6-7 साल के बच्चे होंगे, 8-10 साल के होंगे, 12, उन्होंने अपनी उम्र में कम से कम 2-4 फ्लाईओवर बनते देख लिए, सड़कें चौड़ी होती देख ली। लेकिन क्या उन फ्लाईओवर्स के कारण या उन सड़कों के कारण
आपको कहीं पे ट्रैफिक स्मूथ होता दिखा है क्या? ये तो रामायण में एक चौपाई है, जो जो सुरसा रूप बढ़ावा, ता दो गुनी कपि बदन दिखावा। यानी जैसे जैसे सुरसा रूप बढ़ाती थी, हनुमान जी भी अपना रूप बड़ा कर लेते थे। तो अभी वैसा ही हो रहा है कि जैसे जैसे सड़क बढ़ रही है, फ्लाईओवर बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे वाहन और लोग इस पे चलना अपना हक समझ के उस आकार को छोटा करते जा रहे हैं। सही बात। तो विकल्प नहीं चाहिए हमको, अब हमारी हमको आदतों को बदलना है, हमें ट्यूनिंग करनी है, हम कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं, है ना, उन आदतों को बदलना है, ये बात है। बिल्कुल। तो कोई बच्चा बात करना चाह रहा है। हाँ वही, हाँ चले बताएं बेटा, आप में से कौन बात करना चाह रहा है? एक एक करके प्रश्न करेंगे। हाँ हाँ, लोहित पूछो। सर, आपको इतना कुछ लिखने का या पर्यावरण के बारे में कुछ पता करने का आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? कैसे सोचा आपने कि आपको करना लोहित, चाहिए? मैं जिस इलाके से आता हूँ, मेरा इलाका बुंदेलखंड है, और बुंदेलखंड हर समय पानी के संकट के लिए बदनाम रहा है। अच्छा। और मैंने अपने इलाके को पानी के कारण बहुत बड़ा पलायन होते हुए देखा है। तो जब हमने खुद ने देखा तो मेरे मन में केवल एक चीज थी कि यदि बुंदेलखंड का पानी का संकट इतना खराब था, तो पीढ़ियों से वहां का समाज वहां रह क्यों गया, पूरा पलायन क्यों नहीं कर गया। और जब हम गांव में जाके देखना शुरू किया तो मालूम पड़ा कि उनकी अपनी पारंपरिक जल संरक्षण की प्रक्रियाएं थी, संरचनाएं थी। जैसे तालाब थे, छोटे छोटे उनके गाद थे। तो हम लोगों ने पाया कि हमने अपनी परंपरा को बुलाया, इसलिए हमने अपनी प्यास को बुलाया। और फिर एक रुचि लगती है, तो फिर जहां गए तो वहां उसको देखा, और देखा, समाज को समझा। समाज में जो लोग पानी बनाने का काम करते थे, उस पारंपरिक समाज से मिलते गए, तो हमको कुछ कुछ चीजों के प्रति जिज्ञासा बनी। और आज भी हम छात्र हैं, जहाँ जाते हैं कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। तो आपको सर ये लिखने का वो कहाँ से विचार आया कि आपको अच्छा लेखक बनना है, भी आपको लिखना है? अच्छा तो नहीं कह सकता, मैं तो अच्छा तो नहीं कहना सकता, लेकिन मैंने आपको बातचीत की शुरुआत में बोला था, आप याद करें, कि जब हम बहुत सारी चीजों को सुनते हैं, देखते हैं, महसूस करते हैं, और उसके बाद जो आप में अकुलाहट होती है, जो बेचैनी होती है, वो बेचैनी निकालने का बेशक तरीका देखिए। समझ नहीं आया बेटा, 1 मिनट वेट करो बेटा, वो कनेक्शन अभी टूट गया है, अभी फिर से आ रहा है, अभी वेट करो। अच्छा। मैम, यहाँ पर तो सोसाइटी के नीचे लिखा है कि डू नॉट प्लग फ्लावर्स। हाँ सर आ गए, सर जुड़ गए। हाँ हाँ, सर बात करेंगे। हाँ जी सर। लिखने का पूछ रहे थे। अभी संपर्क अभी फिर टूटा है अभी। तो कोई बात। हाँ कोई बात, अभी हो जाएगा। हाँ, जब तक मन ना बदले, हमको अपने को तैयार होना पड़ेगा उसके लिए, है ना। क्योंकि लिखने के लिए प्लग फ्लावर जहाँ लिखा हुआ है वहाँ उसके कारण नहीं लिखा उनको। हाँ, हमको ये नहीं बताया गया कि हम क्यों ना तोड़े। मैंने आपको बताया ना कि जब बहुत स्पष्ट बोला जाए कि ये चोरी है, इससे भगवान खुश नहीं होता है। भगवान चाहता है कि आप अपने घर में क्यारी लगाएं। ये बहुत स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है ना। प्राची, आपको भी पूछना था कुछ? प्राची, यू वर, आई थिंक यू वांटेड टू आस्क। कान्हा पूछना है? कान्हा पूछो। मैम, यहाँ पर तो नीचे सोसाइटी में लगा है कि डू नॉट प्लग फ्लावर्स, दिस 500 रुपीज। हाँ, तो वो उन्होंने पेनल्टी लगा दिया ना, इसीलिए पेनल्टी लगा दी ना। लोगों को ऐसा नहीं करना है ना, क्यों प्लग करना है फ्लावर्स को, है ना, इसलिए। ऋषभ को कुछ बोलना है, ऋषभ बोले बेटा, बताए। आवाज नहीं आ रही, ठीक से बोलो आवाज। हाँ, कंप्यूटर के पास। हाँ बोलो। क्लास Ma'am, I'm new in this class. I just started from today onwards. I know. Can you please What are you asking?
मैम व्हाट वी आर डूइंग मैम आई एम हाँ, इसलिए क्योंकि हम लोग बेटा महीने में ये सर आज पहली बार जुड़ रहे हैं, इसलिए इनको समझ नहीं आ रही हम क्या कर रहे हैं। तो बेटा हम बहुत लोग अच्छी बात, बहुत अच्छी हाँ बात है। हाँ, तो हम लोग हफ्ते में 4 बार मिलते हैं, संडे को। तो एक संडे, महीने का एक संडे हम एक ऑथर को बुलाते हैं। तो आज आपके सामने जो बैठे हैं वो पंकज चतुर्वेदी जी हैं, जो बहुत बड़े लेखक हैं। उन्होंने बहुत बहुत कुछ लिखा है, मैंने सारी इंफॉर्मेशन भी शेयर की है ग्रुप में, तो आप उसमें भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो पंकज जी से हम लोग सवाल करें, क्योंकि पंकज जी पर्यावरण पर बहुत लिख रहे हैं, है ना, उन्होंने बहुत सारे लेख छापे हैं। तो इस तरह, हाँ ठीक है। तो यही बात करनी थी कि आज पंकज जी 15 अगस्त हम लोग मना रहे हैं, 75वां जो हम वर्षगांठ मना रहे हैं स्वतंत्रता दिवस की। आप बच्चों को क्या कहना चाहेंगे कि पर्यावरण के लिए हमें क्या करना चाहिए? ये छोटे बच्चे हैं, लेकिन यही आगे जाके हमारे नागरिक बन रहे हैं बड़े होके ना, जो हमें लगता है हमें समझदार, हम जिम्मेदार नागरिक इनको बनाना है। तो हम किस तरह से इनको, क्या आप इनको प्रेरणा देंगे, क्या बोलेंगे आप पर्यावरण के लिए, या आप कुछ और भी बोल सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। देखिए, एक चीज जान के चलिए, पर्यावरण या पेड़ या सांस के लिए हवा, ये कानून से नहीं आने वाला है। हमको खुद को समझना होगा कि हम जो कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं। मैं अपने घर में एक फूल का पौधा लगाऊं, एक तुलसी लगाऊं, वो अपने लिए लगा रहा हूं, भगवान के लिए नहीं लगा रहा हूं। भगवान को इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक इसी तरीके से आप देखिए कि अभी बहुत सारे पार्क्स में देख रहा हूं, अभी 1 महीने पहले जामुन आ रहे थे और लोग एक पके जामुन के लिए डंडा फेंक के 100 कच्चे जामुन फेंक रहे थे। अब एक सवाल मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, क्या प्रकृति ने, ऊपर वाले ने, भगवान ने, खुदा ने, गॉड ने ये जामुन आपके लिए बनाया था क्या? नहीं। वो जामुन उनके लिए बनाया था जो पेड़ों पे रहते हैं, उड़ते हैं, जमीन पे खाना नहीं खाते हैं। रामचंद्र जी भी जब वनवास को गए थे तो उन्होंने शबरी के जूठे बेर खा के देखे थे। शबरी एक प्रतीक है कि हमको अच्छे फल यदि खाना है तो चिड़िया ने ऊपर से पके हुए फेंक दिए, उसको खाइए। देखिए, कोई भी चिड़िया पक्षी है पका फल नहीं खाता, वो पका फल इंसान के लिए नीचे फेंक देता है। पेड़ पे लगी हुई कोई भी चीज पक्षी का पहला हक है, लेकिन हमने इंसान का पहला हक समझ लिया। आप मुझे बताइए, क्या एक आम इंसान को अपने डे टू डे एक्टिविटीज के लिए बहुत सारे एक्स्ट्रा प्रोटीनस डाइट की जरूरत है क्या? मेरे फोरफादर्स, आप सबके फोरफादर्स 14 से 16 घंटे काम करते थे। उनको खाने के लिए केवल गुड़ होता था, थोड़ा घी होता था, रोटी होती थी, लेकिन वो 6.5 फीट के, 6 फीट के हुआ करते थे। मेरे आपके आते हुए हम लोग 5.5 और 5 फुट 8 फीट पे रह गए। मैं आपको इसलिए पूछ रहा हूं, गाय या भैंस का जो दूध है उस पे उसके बच्चे का पहला हक है कि मेरे बच्चे का। सर, गाय के बच्चे का पहला हक है। यस। फिर आप देखिए, क्या मुझे इतना जरूरी है कि मैं पनीर भी रोज खाऊं या बटर भी रोज खाऊं? नहीं। या दही भी रोज? वो मैं केवल स्वाद के लिए खा रहा हूं, और उस स्वाद के लिए मैं एक गाय को वो इंजेक्शन लगाने के लिए मजबूर कर रहा हूं, जो गाय को ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगा के जबरदस्ती से 25 लीटर दूध लिया जाता है और 5 साल में गाय को बांझ कर दिया जाता है। हमें अपना जो फूड हैबिट्स है, हमको क्या खाने की जरूरत है, हमारा शरीर किसके लिए बना है, ये हमको कहना पड़ेगा अपने पेरेंट्स से भी। आपके पेरेंट्स को भी जानना होगा कि एक्स्ट्रा प्रोटीनस डाइट से बच्चा कतई मजबूत नहीं होगा। उसके लिए जरूरी है कि वो खूब बगीचे में खेले, उसके पैरों में मिट्टी लगे, उसके घुटने थोड़े से छिल जाएं, वो 20 दोस्तों के साथ में झगड़ा करे, यारी दोस्ती करे, दौड़ भाग करे। हम कुर्सी पे 8 घंटे बिठाकर और उसको ढेर सारा पनीर खिलाकर मजबूत नहीं कर रहे। सर, मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ। जानवर का जी
बोलो सर बच्चे। इंडिया में एक ऐसी भी ट्राइब है जो 2 दिन तक लगातार भाग सकती है, और रिसर्च से ये पता चला कि जब हम जूते पहनते हैं तो शार्प कट्स लगते हैं पैर में, और जब हम बिना जूतों के भागते हैं तो सॉफ्ट कट्स लगते हैं, तो हम ज्यादा भाग पाते हैं और एनर्जी भी ज्यादा बचती है। देखिए, ये एक बहुत अलग डिस्प्यूटेड मैटर है। ट्राइब्स जिस परिस्थितियों में रहते हैं और वो ट्रेडिशनली जिन परिवारों से आते हैं, उसकी बराबरी मैं और आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम 4 या 5 जो पीढ़ी से हमारे हैबिटाट, हमारी फूड हैबिट, हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर वो नहीं है जो ट्राइब्स का है। तो देखिए, दुनिया में जो शेर खाना खाता है वो हिरण नहीं खाता है, जो हिरण खाना खाता है वो कुत्ता नहीं खाता है। इसी हिसाब से इंसान का, जैसे मैं आपको उदाहरण बताऊं, जो पंजाब के लोग हैं या कश्मीर के लोग हैं, उनको एक्स्ट्रा प्रोटीनस डाइट की जरूरत है, क्योंकि वो पूरे देश का पेट भरने के लिए खेतों में काम करते हैं। और 1900 से पहले की हिस्ट्री को देखेंगे तो विदेश से जितने भी आक्रमण करने वाले भारत में आए, वो पंजाब और कश्मीर के रास्ते से आए। तो वो लड़ते भी थे और खेती भी करते थे, इसलिए उनको अधिक प्रोटीन की जरूरत होती थी। इसलिए पंजाब में, हरियाणा में, कश्मीर में वो लोग छोले हैं, चने हैं, राजमा हैं, उस तरह की चीज खाते हैं। लेकिन आप यकीन मानो, आज से 20 साल पहले मध्य प्रदेश में राजमा कोई जानता नहीं था। छोले ओकेजनल बनते थे, इट वाज एक कोई ओकेजनल डिश होती थी साल में एक बार बनने की, क्योंकि वहां के लोगों को इतने प्रोटीन की जरूरत नहीं थी। राइस ईटिंग स्टेट्स अलग हुआ करते थे। तो हमने अपनी फूड हैबिट जो है उनको गलत तरीके से बदल दिया है। तो जो हमको अपनी खाने की जरूरतों को तय करना पड़ेगा, हमको अपने पानी पीने की जरूरतों को तय करना पड़ेगा। यदि मैं एक आम खा के काम चला सकता हूं, तो मैं उसको मिक्सी में उसका मिल्क मिला के और उसको करके बिजली का खर्चा भी बढ़ा रहा हूँ, और जो उसका मूल स्वाद है उसके साथ में कॉकटेल कर रहा हूँ, उसकी मूल प्रकृति को बदल रहा हूँ। क्या इसकी मुझे जरूरत है? हमने सर ये फैशन बना दिया है। पैशन बना दिया है, टेस्ट। हाँ भाई, मेरा बच्चा ये जो रिंची बैठी हुई है जिया, ये आराम से मौसम्बी खा सकती है, दांत से छील के, जिससे उसके दांत भी मजबूत होंगे, है ना। वो जानेगी कि छिलका क्या है। लेकिन हम रिंची को बोलेंगे नहीं, तू जूस पी ले। जैसे उसने जूस पिया तो मौसम्बी के साथ का जो फाइबर है वो चला गया, अकेले उसको ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिला, वो भी सेकेंडरी। सर इसी बात पे याद आया कि जो मेरा छोटा बेटा है, तो जब उसके दांत जब आ रहे थे सेकंड वाले ना, तो पहले वाले टूट नहीं रहे थे, तो हम लोग वरीड थे कि इसका सेकंड लेयर आ रही है, सेकंड आ गया है परमानेंट टीथ, लेकिन मिल्क टूथ नहीं, जो टूट नहीं रहे। तो हम लोग थोड़ा इंतजार करते हैं, हाँ वो नहीं टूट रहे, हमने इंतजार भी किया, नहीं हो रहा है। फिर हम लोग डॉक्टर पास लेके गए, तो उन्होंने कहा कि जिन बच्चों के डबल सेट आ रहे हैं, इसका मतलब आपने उनको रॉ फूड नहीं दिया। पहले क्या होता था, जो मिल्क टूथ होते थे ना, अपने समय से टूटते थे, क्योंकि बच्चों को सेब काटने के लिए, गाजर, गन्ना, तो क्या है कि उन्होंने हमें बताया कि आप हर फल तो काट के दे रहे हो, तो बच्चा वो जो बाइटिंग है, इस तरह की जो बाइटिंग है, जो ऐसे काटने वाली, वो तो कर नहीं रहा, तो इसलिए जो है उसकी जड़ें वैसी की वैसी हैं। तो आपके बेटे का तो सेकंड लेयर आ रही है, और ये हम लोग जानते ही नहीं है कि सेकंड लेयर जब आती है ना, उससे पहले फर्स्ट लेयर उतर जानी चाहिए। हम लोग सोचते हैं आ जाएगा, पर उससे क्या है, स्ट्रक्चर बदल जाता है फेशियल, है ना। फिर वो हमें फिर ट्रीटमेंट कराना पड़ा। तो अब मैं जिसका भी देखती हूँ ना, तो मैं फटाफट बोलती हूँ, भैया इसको कच्चा कच्चा खिलाओ, ताकि तो ये अपने एक्सपीरियंस से होता है ना। यही कारण है कि हमने अपने फूड हैबिट्स बदल दिए, काट के चीजें देने लगे। बच्चों को सहूलियत हो जाए तो उसके टेबल पर वो प्लेट आ रही है जिसमें गाजर कटा हुआ है, वो फोर्क से खा रहा है ना। ये सब चीजें हमने गड़बड़ कर दिया। हम लोग बेचारा जल्दी बना दे रहे हैं ना किसी को। मुझको लग रहा है कोई, देखिए उसका कारण क्या है कि हम सबने समाज में ये सोचा कि जो आदमी मेहनत करके कमा रहा है, जो रिक्शा चला रहा है, या जो सफाई का कूड़ा उठा के ले जा रहा है, या जो वजन उठा रहा है, या जो गड्ढा खोद रहा है, वो सब दोयम दर्जे का काम है। तो हमको लगता है कि यदि मेरा बच्चा खुद से प्लेट धो रहा है, तो वो
कुछ अच्छा काम नहीं कर रहा नहीं है, कर रहा है, या वो अपना फूड लाने अपने किचन तक लेके आ रहा है, वो खाने के बाद में अपनी प्लेट्स को बाद में वॉश बेसिन पे रख रहा है, या आज काम करने वाला आपके घर में नहीं है तो खुद मार रहा है, तो हमको उसको कहना चाहिए यस दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ यस एंड यू कैन डू, मैंडेटरी नो पार्ट ऑफ प्रॉब्लम, लाइफ, हाँ बिल्कुल, है ना, यू कैन डू ना, यू हैव टू डू। यस, तो मैम जिसको श्रम का महत्व है, यदि हाँ, हम उसको समझने का, वो कोई बेचारा नहीं है। देखिए, यदि एक चिड़िया अपना अन्न उगाने के लिए 5 किलोमीटर उड़ के जा उड़ रही है, जा रही है, या हाँ, एक शेर अपने शिकार के लिए 5 किलोमीटर एक हिरण को दौड़ा रहा है, या एक हिरण घास खाने के लिए अपने जीवन को बचाते हुए घने जंगलों में धीमे धीमे खा रहा है, हाँ, तो ये प्रकृति है। हम्म, हमें उनको दया की जरूरत नहीं है, वो चाहते हैं कि आप उसमें इंटरप्ट मत करो, दखल ना दो। सही ठीक है, बात है, हाँ इसी बिल्कुल, तरीके से इंसान भी है। इंसान का जो प्राकृतिक भोजन है, प्राकृतिक जीवन है, जो हम नेचुरल है, यानी मैं फिर से घूम के आ रहा हूँ कि हाँ, आप प्रकृति को अपनी आंखों से देखो, मोबाइल के कैमरे से मत देखो, हम्म, दूसरे को मत दिखाओ, खुद देखो। सही बात, हाँ, कोई मैं तो बच्चा ऐसे ही कुछ, करता हूँ। अच्छा हाँ, अच्छा, और कोई बच्चा कुछ पूछना पार्क चाह रहा था, में मैं चले जाता हूँ, तो अच्छा, जो बर्ड्स जो दिखते हैं उसको पहले देखूंगा अच्छा, अच्छे से, हाँ, उसके बाद मैं उनकी फोटो लूंगा। हाँ सर जी, लोहित को मैंने यही बोला है, अगर तुम इसको लेखक बनना है तो मैंने यही बोला है, पहले जाके ऑब्जर्व करो, पार्क में बैठो, देखो क्या हो रहा है ना, तो ये मैम याद नहीं, ये मैं काफी टाइम से कर रहा हूँ। हाँ, गुड गुड, वेरी गुड, पहले पूरा देखो, आंख भर के हाँ देखो, उसके बाद हाँ फोटो खींचे, जैसा उन्होंने हाँ बोला। हाँ हाँ। हाँ, कान्हा बोलो, क्या पूछना है बेटा? मैम मैं बोल रही हूँ हमें जैसे है वैसे ही खाना चाहिए फूड, पर मैंने बहुत बार एप्पल कोरे खाने की है बिना छीलने की, हाँ, पर मेरा दांत छील नहीं पाता है। हाँ, कमजोर है ना दांत बेटा। मैं सर से एक और प्रश्न पूछना चाहता हाँ, हूँ। एक सेकंड, पहले कान्हा का प्रश्न अच्छा पूरा वो अच्छा बता दे। अच्छा अच्छा। वो कह रहा है मैं बाइट नहीं कर पाता। बाइट कर पाता हमको हूँ पर वो छिलका से वो मैं हाँ, नहीं कर पाता। देखो, आप एक काम करें, काना, जो आपके यहाँ एप्पल आता है ना, उसको पहले हल्का सा गर्म गरम पानी पानी से में, मम्मी से बोले धो लें, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि एप्पल को लंबे समय तक अच्छा रखने के लिए बहुत सारे जो प्रोड्यूसर हैं, वो एप्पल के ऊपर एक बहुत माइनर पतली सी मोम की लेयर कर देते हैं। जब आप उसको गर्म वैक्स पानी की में डालेंगे लेयर तो आ आप गई। देखेंगे वो लेयर अलग हो, वैक्स की लेयर हो जाती है बिल्कुल, ना। हाँ, तो देखिए, दूसरी चीज यही हो कि जैसे ही डिमांड बढ़ी, तो लोगों ने प्रोडक्शन बढ़ाने के और मार्केटिंग के अलग अलग तरीके खोज लिए, उसकी भी त्रासदी हो रही है। हम टमाटर को या मटर को बरसात में नहीं खाएंगे तो बहुत अच्छा है। अब हमारे घर में बोलते थे जो 4 महीने बरसात के, इसमें पत्ती वाली कोई चीज मत खाओ, लोग उसको धर्म से जोड़ते हैं, लेकिन ईमानदारी की बात है, ये वो समय है बरसात में, छोटे छोटे जो कीड़े, जीवाणु होते हैं, वो पत्तियों के ऊपर आकर बैठ जाते हैं, जो आपको आंख से भी नहीं दिखते, इसलिए बोलते हैं इस समय मत खाओ। मटर को इसीलिए बोलते हैं इस समय मत खाओ, क्योंकि मटर में इल्ली हो जाती है इस समय। अमरूद को कहते हैं मत खाओ, क्योंकि अमरूद का जो पेड़ से जुड़ा हुआ उसमें सफेद रंग की इल्ली होती है। वो धर्म नहीं है। धर्म का सहारा इसलिए लिया गया क्योंकि लोग समझें। मेरी एक किताब है, लोक आस्था और पर्यावरण, उसमें मैंने पूरे जो हमारे त्योहार हैं, दिवाली है, होली है, छठ है, उन सबके पीछे का वैज्ञानिक कारण क्या उसमें लिखा। जैसे छठ है, नदियों के और तालाबों का तट साफ करने का त्योहार है। होली जो है, अभी कनेक्शन आ रहा है बेटा, वो घर की स्वच्छता का त्योहार है। होली के बाद जो पर्व का, हर त्योहार के पीछे समाज को नियम के अनुकूल बांध के रखने की थी। जैसे कि मैं आपको उदाहरण बताऊं, होली का त्योहार, होली पे होली जलाना। होता क्या था, होली के ठीक पहले ठंड जाती थी। अब ठंड में पहले तो बिजली नहीं थी घरों में, पहले टॉयलेट्स नहीं हुआ करते थे, तो लोग क्या करते थे कि घर में बहुत सारी जलावन इकट्ठी करके रखते थे। बरसात के दिनों, ठंड के दिनों के लिए बहुत सारा खाना इकट्ठा करके रखते थे, लकड़ियों कंडे रखते थे,
और अंधेरा होने से पहले घर आ जाया करते थे। अब होली आ रही है, होली में नई फसल आती है, तो सबसे पहले आपको घर को साफ करना है, घर का जो कूड़ा करकट है उसको बाहर निकालना है। अब कूड़ा करकट यदि आप फेंक दोगे तो कोई नगर पालिका उठा के उसको कहाँ ले? कूड़ा करकट पहले क्या होता था, कपड़े, लकड़ी, कंडे, इसी टाइप की चीजें, बायोग्रेडेबल। तो उन्होंने बोला होली के नाम पर इसको जला दिया और आपका घर साफ हो गया। अब जो नई फसल आएगी उसको रखने को जगह भी हो गई और आपके घर की सफाई हो गई। इसी तरीके से दीपावली की परंपराएं थी। फिर उनके साथ में कोई कहानियां जुड़ती गई देवी की, देवताओं की। लेकिन जो हमारा आदि समाज था वो जबरदस्त प्रकृति पर निर्भर था। तो वो हर त्योहार को, हर श्लोक को, हर दिन को, हर देवता को प्रकृति की रक्षा के लिए रखता था। और उसके साथ में कहानियां जुड़ जाती थी, देवी की, देवता की, पुराण की, अच्छाई पे बुराई की जीत की। लेकिन उन सबके पीछे कहानी ये होती थी कि आपको जो प्रकृति ने जन्म दिया है, आप उस प्रकृति को वैसे ही संभाल के रखें। किसी और बच्चे को कोई प्रश्न पूछना है? अरेन, कुछ पूछना चाहते हो? हाँ, नहीं, ओके। हाँ, एक सेकेंड। हाँ, बोलो बेटा, प्राची बोलो। किसको बोलना है? और प्राची को बोल। हाँ, लोहित अभी पूछते हैं। और भी कोई बच्चा पूछ रहा था बीच में, 1 मिनट। किसी को पूछना था? हाँ बोलो। हाँ रिंची बोलो बेटा, अरे बोलो बोलो। सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जितनी आपने बच्चों के लिए किताबें लिखी, तो जब आप लिखने जा रहे थे तब आपके मन में क्या विचार आया कि मैं इससे शुरुआत करूँ? क्या देखकर विचार आया, ये जानना चाहती हूँ। बच्चों के लिए। ओके, हाँ देखो बेटा, क्या होता है कि हर व्यक्ति का, जैसे मेरा भी एक बचपन रहा है, ठीक है। हम जब बच्चे थे तो इस दुनिया के बारे में कैसा सोचते थे, हमारी क्या कल्पनाएं होती थी, वो हमारे मन में था। फिर हमने समाज को बदलते देखा, फिर इंची सरी के बच्चों को बड़े होते देखा, अपने घर में भी और समाज में भी। तो हमें लगा कि इन बच्चों को क्या पढ़ने को दिया जाए। आपके पास में ऑलरेडी बहुत सारी टेक्स्ट बुक है जिसके अंदर साइंस भी है, सिविक्स भी है, जियोग्राफी भी है, एनवायरमेंट भी है, मैथमेटिक्स भी है, हिंदी में है, अंग्रेजी है। लेकिन उसके अलावा आपको हम ऐसा क्या पढ़ने को दें जिसमें एंटरटेनमेंट भी हो, मनोरंजन भी हो, और आपको एक ऐसी जानकारी मिले जो आपकी टेक्स्ट बुक की जानकारी को और मजबूत करे। लेकिन उसपे कोई आपसे प्रश्न नहीं पूछेगा, उसका कोई आपको एग्जाम नहीं लेगा, उसको कोई आपको जोर नहीं देगा कि आपको इसको पढ़ना ही है, और आपको कोई ये भी नहीं बोलेगा तो बच्चों इस कहानी को पढ़ने के बाद में आपको मालूम पड़ा कि हमको पेड़ नहीं काटना चाहिए। जब ये चीजें दिमाग में होती हैं तो जो सामने घटनाएं होती हैं, जैसे कि अभी आप ही लोगों से कुछ बात कर रहे हैं, अभी बच्चे के बनाए हुए हम चित्र देख रहे थे, उनमें से कोई कैरेक्टर हो सकता है कल को एक कहानी के रूप में डेवलप हो जाए। ठीक है ना? हाँ लोहित, अब पूछ सकते हो आप बेटा। मैम वो सर मुझको किसको पूछना है? मैम ऋषभ। हाँ ऋषभ, पूछो पूछो पूछो। मैम मुझे ये प्रश्न पूछना था कि जब ये सब लिखते हैं तब मैम हमने देखा है हमारी बुक्स में ज्यादा से ज्यादा साइड में ड्राइंग भी बनी होती है। मैम वो यही बनाते हैं या फिर एडिट करके आता है? नहीं बेटा, इलस्ट्रेटर जो होता है, चित्रकार होते हैं, वो अपने काम के माहिर लोग होते हैं और अलग लोग होते हैं। और वो लोग जो हम लोग लिखते हैं उसके अकॉर्डिंगली जब मेरा काम खत्म हो जाता है तब चित्रकार का काम शुरू होता है, वो उस पर चित्र बनाता है। और फिर आपको एक चीज और बताऊं, जब चित्र बन जाते हैं तो एक बार फिर हमारा काम शुरू होता है कि जो बात चित्र में आ गई है उसको शब्दों में लिखने की जरूरत नहीं, तो उसको फिर से थोड़ा काट दिया जाए, और इस तरीके से किताब तैयार हो जाती है। लेकिन सर वो जो होता है, वो जो जब बनाते हैं तो उसमें हमने देखा है कि ऐसा नहीं लगता है कि उन्होंने स्केच किया है, ऐसा प्रिंट आउट निकाला है। बेटा दुनिया में कोई भी जो चित्र बनता है या प्रिंट आउट भी निकालता है
तो एट द एंड उसको कोई ना कोई तो बनाते ही है ना। हाँ, कोई तो बना रहा है ना, कोई वो तो बनाएगा ही उसको, है ना। तो बेटा ऐसे कलाकार दुनिया में बहुत माहिर हैं जो बनाते हैं। अभी एक बच्चे का मैं देख रहा था, लाल किले का कितना अच्छा चित्र बनाया था। हम सबको लग रहा था कि उसने कहीं से को ट्रेस किया हुआ है। हाँ, ये देखो लेकिन कितना वो सुंदर कान्हा ने बनाया, देखो। एक बनाया, कान्हा ने बनाया था। हाँ हाँ, बहुत सुंदर बनाया तो है। आप ही चित्र बनाने वाले भी आप ही जैसे बच्चे होते हैं, वो लिखने वाले भी आप जैसे ही होते हैं। कोई ये दुनिया में अलग से कोई नहीं आता है। हम सभी लोग में एक चित्रकार, एक लेखक, एक संपादक छुपा होता है। बस जरूरत होती है वक्त की कि उसको सही मौका मिले और वो काम करने लगता है। और कोई जरूरी नहीं सभी लेखक बने, कोई मिट्टी का खिलौना बना सकता है, कोई गाना भी गाता है, कोई वाद्य यंत्र बजाता है, कोई बहुत अच्छा श्रोता होता है और कोई बहुत अच्छा। अनम्यूट करें, अनम्यूट पंकज जी, अनम्यूट कर दें। हाँ हाँ, तो बच्चों और कोई प्रश्न? हाँ, लोहित के पास सर बहुत प्रश्न होते हैं। हाँ हाँ, नैन्सी पूछो। नैन्सी मैम, हम पूछना चाहते थे कि अगर हमारी नदी इतनी काली हो जाए, गंदी होके, तो उसको साफ कैसे करेंगे? देखो बेटा, सबसे बड़ी चीज है कि हमारी जो पूरा तंत्र है और जो हमको सिखाया जाता है, वो सिखाया जाता है कि किसी समस्या का समाधान कैसे किया जाए। लेकिन हमारे समाज की, हम सबकी सबसे पहली प्राथमिकता ये होना चाहिए कि समस्या खड़ी ना हो। नदी आखिर गंदी क्यों होती है ना। जैसे आपके घर में आप देखेंगे 12 से 15 किस्म के साबुन आते हैं। नहाने का साबुन, शैम्पू, उसके बाद में कपड़े धोने का साबुन, कपड़े धोने का लिक्विड साबुन, गरम कपड़े धोने का साबुन, किचन का लिक्विड, किचन का बट्टा, देन उसके बाद में कंडीशनर अलग है, हैंड वॉश अलग है। फिर उसके बाद में आप देखेंगे कि एक फिनाइल आ रहा है। फिर उसके बाद देखेंगे 2 किस्म के टॉयलेट क्लीनर आ रहे हैं। एट द एंड ये जितने चीज के साबुन की जरूरत है वो नाली के जरिए, नालों में कोरोना ने बढ़ा दिया सर ये। नहीं, कोरोना ने नहीं बढ़ाया। ये हम लोग के घर में पहले से ही चल रहा है बेटा, हम लोग तो यूज करते रहते हैं। हम लोग दिन में 12 घंटे टीवी देखते हैं। कोरोना तो क्या आने के बाद ज्यादा हो गया। हाँ, वो तो बेटा अब सैनिटाइजर ज्यादा हो गया। सैनिटाइजर वो तो एक अलग कारण है, अदरवाइज सैनिटाइजर भी हो गया और भी सावधानियां भी ज्यादा कर दी हमने। हाँ, वो तो बेटा वो एक अलग सुरक्षा के पॉइंट, लेकिन उससे पहले ही हमारे घरों में ये सब हो रहा है, फिनाइल और ये सब है ना। उनकी बात करें, जितने केमिकल्स हम यूज कर रहे हैं ना, ये सब उनके बारे में बता रहे हैं। अब तो वो सब जाके नदियों में जुड़ रहे हैं। अब आप देखिए, एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। कुछ साल पहले हम लोगों ने दिल्ली में 50 लोगों के ग्रुप ने रोज सुबह 5 बजे से घूमने निकलना शुरू किया, थैला लटका कर। और हर सुबह निकलते थे और क्या करते थे कि जो प्लास्टिक की पानी की खाली बोतलें होती थी ना, वो इकट्ठी करते थे। हम लोगों ने 1 महीने में 50 लोगों ने करीबन 50,000 बोतलें इकट्ठी की। बताओ। और फिर हम लोग उन बोतलों को लेकर यमुना किनारे गए और उन सब में रेत भर दिया। और रेत भरने के बाद में हमने 50,000 घरों में वो बोतलें उनके टॉयलेट के संप में डाल दी। अब एक घर में एक बार फ्लश करने पे 250 मिलीलीटर पानी कम नीचे जाने लगा। दिन भर में 10 बार फ्लश हुआ, एक घर से 25 लीटर पानी, और 50,000 घर में मल्टीप्लाई कर लीजिए। एक छोटी सी कोशिश करनी होगी। क्या हम 1 लाख घरों में 2 किस्म के साबुन को कम कर सकते हैं? कोशिश करके देखिए। आपके घर में जो आरओ का पानी निकल रहा है, क्या हम आरओ के पानी को एक बाल्टी में इकट्ठा करके उसको टॉयलेट में, बगीचे में या दूसरे वॉशिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं? थोड़ा सा कोशिश करके देखिए। आप यदि 1 लाख घरों में कोशिश करते हैं, एक दिन में 20 लीटर पानी एक घर से आरओ से निकलता है, अब आप देख लीजिए दिल्ली में आप 20 लाख लीटर पानी सीधे बचाएंगे। लेकिन हमको इसका इंतजार नहीं करना होगा कि दूसरा क्यों कर रहा है, दूसरा कब करेगा, और मैं सामुदायिक करूं। दूसरों को जैसे पहले खुद को जय करे। लेट इट स्टार्ट फ्रॉम योरसेल्फ। इसलिए नदियों को बचाने की जब हम बात कर रहे हैं, तो पहली चीज नदियों को बचाने से पहले कि नदियों को बिगड़ने ना दें। नदियों को बिगड़ने ना दें, उसकी सेहत सुधारने के लिए हमको अपने घर से छोटी सी कोशिश करनी होगी। यदि आप नदियों के प्रति संवेदनशील हो जाएंगे, ये जानेंगे कि मेरी हैसियत
मेरा देश, मेरा गांव, मेरा शहर नदी के कारण जिंदा है। केवल ये भाव यदि आपके अंदर होगा, यदि आप उसके अंदर चॉकलेट खा के रैपर भी फेंकने से बचेंगे, तो आप जान के चलें कि आप जैसे 10 लाख 20 लाख लोग यदि देश में हो जाएंगे तो नदी अपने आप बच जाएगी। उसके लिए किसी तंत्र की, किसी मैजिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। बच्चों, आज सर ने लगभग 1 घंटा पूरा हमें बताया, इतनी सारी बातें बताई है ना। तो आप लोग अब आज मुझे पता है बहुत मोटिवेटेड जरूर हुए होंगे, और अवश्य ही कहीं ना कहीं बदलाव तो आएगा, मुझे पूरा पक्का यकीन है। और जो बदलाव आप करेंगे आप मुझे बताएंगे कुछ दिनों में। सर, मैं आपसे फिर ये संपर्क करके बताऊंगी कि आपके इस टॉक के बाद बच्चों में क्या परिवर्तन आया, क्या उन्होंने कुछ प्रयास किया, है ना। मैं आपको जरूर बताऊंगी ताकि इनको पता लगे कि ये सिर्फ टॉक नहीं है, यू हैव टू वॉक द टॉक, है ना। जो भी हमने सुना उस पर काम करने की जरूरत है, खाली सुन के हाँ बहुत अच्छा लगा नहीं बोलना है ना। हाँ, अभी एक और बच्चे की आवाज आई थी। मैं बोल रहा था कि उन्होंने तो बुक्स की कोई बात ही नहीं की, सिर्फ नेचर की बात की है। ये बुक्स में, इनकी बुक्स में यही तो बातें हैं, बुक्स की तो बात की। हाँ, ये सारी तो बुक्स की बातें हैं, है ना। ये बुक्स में हमने यही पूछा था ना, जो आपने अपनी किताबों में लिखा है वो क्या लिखा है, तो वो यही सब लिखा है। नदियों की बातें लिखी हैं, नदियाँ किस तरह खराब हो रही हैं उसकी बात हो रही है, किस तरह हम गलत प्रैक्टिसेस कर रहे हैं उसकी बात हो रही है। तो ये सारी जितनी बातें इन्होंने बताई इनकी बुक्स में है, ठीक है। हाँ, तो फिर तो हमको बिना पढ़े इतना सारा पता चल गया। देखा, यही तो बात है। जब हम एक ऑथर यहाँ पर आते हैं, वो इतना एक्सपीरियंस लेकर आते हैं कि इनकी किताबों में जो लिखा हुआ है आपके सामने 1 घंटे में कितनी बातें हो गई, है ना। पढ़ना तो है ही, लेकिन जब आप सामने मिलते हो तो आप और अलग तरह से मोटिवेट होते हैं, ठीक है ना। तो आज जितनी भी बातें सुनी, सब लोग कोई भी एक भी चीज पकड़ ले, कोई भी एक एक चीज पकड़ ले, तो भी उन्होंने क्या बोला कि एक व्यक्ति भी बदलता है तो समाज बदलता है। मैं एक छोटी सी बात में पूछना चाहता हूँ और एक छोटी सी बात मैं बताना चाहता हूँ। बताओ जल्दी बेटा, उनको भी टाइम। हाँ बोलो। जब मैं स्कूल में था ना, तो मैंने सुना था कि हम पानी को जब ये खुला छोड़ देते हैं ना, तो पानी का टैप में से पानी जो आता है काफी वेस्ट होता है। तो अब मैंने क्या किया है कि अब मैं जब वो सुबह ब्रश करता हूँ तो मुझे याद आया था कि उसको खुला नहीं छोड़ के रखना। बहुत अच्छा। तो मैं इसको अब पानी को बंद कर देता हूँ। सब लोग क्लैपिंग करेंगे इस बात के लिए। मैं भी यही करता हूँ। शाबाश 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 शाबाश, बहुत अच्छा। एक स्कूल की छोटी सी बात अगर आपको याद है और आप वो करते हैं तो बहुत बड़ी बात है ये बेटा। तो पापा को भी मैं उनको बोलता हूँ, जब पापा को भी बोलना है, बहुत तो शेव करते हैं तो उनको बोलता हूँ कि पानी का नल को खुला, इससे पानी काफी वेस्ट हो रहा है। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। तो पानी बंद का आप सब जैसे ये कह रहे हैं ना, सभी जिद पकड़ लें, अगर घर में सभी को रोकना है कि नहीं इतना सब वहीं से होगा। तर इसीलिए बच्चों में अगर हम ये बात कर देते हैं ना, अब ये बीज पड़ जाता है बचपन में, फिर क्या होता है कि ये घरों में अपने करने नहीं देते। जैसे हम लोग पटाखों की जब बात करते हैं ना, तो स्कूल में खूब भर देते हैं, पटाखे नहीं जलाने, उससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलता है। ये इसलिए बच्चों को पकड़ना बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है बच्चों, आज तो हम लोग का सेशन बहुत ही शानदार है। छोटा सा सवाल पूछना है मैम। फिर सवाल तो हर सवाल सर क्या करें इस लड़के का। छोटा सा सवाल है। अच्छा बोल दो बेटा, उनको भी काम होगा ना बच्चे। हाँ बोलो सर। एक मैंने सुना है कि किस्सा और कहानी, तो किस्सा और कहानी में उनको डिफरेंस नहीं पता चलता। देखिए, किस्सा और कहानी में कोई अंतर नहीं है। अच्छा, है ना। कहानी का है जो कहते हैं वो कहानी हुआ, वो किस्सा एक उर्दू शब्द है ना। किससे है ना आया, तो वो किस्सा तो समझ नहीं आया। कहानी जो है वो किस्सा कह रहे हैं, किस्सा कह रहे हैं, वो उर्दू से शब्द आया है, जैसे किससे, वो भी एक कहानी, वो सेम है कह रहे हैं। अच्छा, ठीक है। किस्सा और कहानी को अलग चीज नहीं है। ठीक है ना कि वो यानी वो किस्सा कहानी कहने लगे, कोई फर्क नहीं है। और मैं आपको एक चीज बताऊं,
आप परिभाषाओं में मत पढ़ें। आप हाँ क्या अच्छा कर रहे हैं उस पर करें, लोगों को डिसाइड करने दीजिए कि किस्सा ठीक है, है कहानी है, व्यंग है, कविता है, नाटक है। लेट द रीडर डिसाइड। ठीक है योर जॉब इज टू राइट समथिंग, दैट्स ठीक ऑल। है यस ठीक है ठीक है। वो तो अभी बस लगा हुआ है सर ने बताया आपको। जी जी। हाँ पूछ लो भैया जल्दी, लास्ट क्वेश्चन। मेरा तो हो गया मैम आज का। अच्छा देखिए अभी कोविड की वजह से ना कोई भी क्रैकर नहीं जलाता दिवाली पे, वो हमें कोविड के बाद भी करना चाहिए ताकि नॉइज पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन दोनों ना तो हो। आप जैसे बच्चे अगर होंगे और सब, बहुत अच्छा हो जाएगा फिर बेटा सब कुछ, है आवाज ना। अगर आप लोग जैसे बच्चे होंगे ना जो पकड़ के बैठ जाएंगे, नहीं अब जैसे लोहित ने बोला पापा भी नहीं करते तो मना करता हूँ, सही है। तो सब पीछे जब पड़ेंगे ना तब सब कुछ हो सकता है। तो और जिद से ज्यादा जरूरी है कि हम तर्क के साथ बात करें। हाँ जिद 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 चोरी छुपे वही काम करने को मजबूर करती है, लेकिन तर्क आपकी आत्मा को बदल देता है। और जब आत्मा बदल जाती है तो फिर उसको किसी का ये जरूरत नहीं होती कि वो देख रहा है इसलिए मैं ऐसा करूं। उसका मन देखता है और वो करता है। हाँ सही बात। तो पंकज जी आज आप यहाँ आए और हमारे बच्चे देखो बंद नहीं करने दे रहे, बोलो। मैम मैम अगर हम लोग चाहे तो कुछ भी होता है मैम। हाँ हम तो अगर कुछ कुछ बच्चे चाहते हैं ना कि दिवाली पे क्रैकर फोड़ने ही फोड़ने हैं तो फूटेंगे ही फूटेंगे। नहीं, वही तो बदलाव लाना है ना। अगर देखो पंकज जी ने जैसे बताया, बदलाव तो हम ही को करना है ना बेटा। आपको अगर बदलना है, आप बदलेंगे तभी आप अगर पर्यावरण को तभी बदल सकते हैं। आप अगर नहीं बदलेंगे तो फिर हम कुछ भी करते रहे तो फायदा नहीं है टॉक्स का, है ना। ये टॉक्स का फायदा तभी है जब हम सोच रहे कि हाँ आज मैंने ये जो सुना है, सीखा है, इसको अपने जीवन में हम अपना लेंगे। ठीक है, तो अब हम वाइंड अप कर रहे हैं बेटा, अब नो मोर क्वेश्चंस। ठीक है, तो पंकज जी आप यहाँ आए, आपने देखा बच्चे कितने ज्यादा आपकी बात सुन रहे थे, इतनी तर्क वितर्क भी हुए कि भाई सर ये बताइए ये बताइए। इसका मतलब बच्चे बहुत जिज्ञासु हैं और इनकी जिज्ञासा जब आप जैसे लोग आके जब यहाँ पर इनकी बातों का जवाब देते हैं तो मुझे अच्छा लगता है कि हम सही दिशा में हैं। अवश्य ही ये बच्चे इस चीज जितना भी आपसे सीखा है इन्होंने, ये जरूर ये आगे इसको लेकर जाएंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। और जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा ये बच्चा हमारा बहुत जिज्ञासु है बहुत बढ़िया, outstanding। बहुत बढ़िया। और डरते नहीं है, अब ये धीरे धीरे अब खुलने लगे हैं क्योंकि ऑथर्स आने लग गए हैं तो खुलने लगे हैं। पहले हम लोग जो डर के रहते थे ना वो माहौल अब नहीं रहा, ये लोग अब थोड़ा थोड़ा बेटर फील करते हैं। तो सर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे बोलो बच्चे। मैम मैंने इंडिपेंडेंस डे के ऊपर एक क्विज बनाई है। हाँ ठीक है, वो हम अब अगली बार करेंगे। ठीक है, आज तो हाँ आज तो पंकज जी के साथ सारी बातचीत है, इनका आपका हमने ज्यादा ही समय ले लिया सर, आई एम सो सॉरी। बच्चों के प्रश्न इतने ज्यादा अच्छा थे। लगा मुझे भी। हाँ मुझे अच्छा लगा, आप यहाँ आए, बहुत बहुत धन्यवाद। सब बच्चे थैंक यू बोलेंगे सर को एक बार। पंकज थैंक जी यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। हाँ हाँ इन्होंने देखिए अवन्या ने लिखा है कि वी हैव, हाँ इनको नए तरीके से रहने का, इनको एक अलग अवन्या लास्ट में आप कह सकते हो हैं कि चले गए। यस मैम। हाँ बताइए, लास्ट आपकी बारी है, उसके बाद वाइंड अप करेंगे। ठीक है, बोलो क्या बोलना चाहते हो। आज हमने सीखा, जैसे पहले कोई हमें कीड़ा दिखता था जो कुछ करने के लिए मेहनत कर रहा है और हमें लगता था कि क्यों ना हम इसे मदद करते हैं। पर आज जब मैंने बातें सुनी आपकी तो मैंने सीखा कि अगर हम उनको खुद ही उनका काम करने देंगे तभी वो अपनी लाइफ के लिए अलग अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे। बहुत सुंदर। और दूसरी चीजों में जो जान है, जिन उनको जैसे उनकी परवरिश हो रही है वैसे ही हमारी हो रही है, और अगर हम उनकी परवरिश को रोक देंगे या उसमें बदलाव कर देंगे तो फिर उनकी आदतें अलग हो जाएंगी। पंकज जी अगर बच्चे ये समझ गए हैं इस टॉक से तो बहुत ही बड़ी बात हुई है, मैं तो ये कहूंगी बहुत सफल रहा जो भी बात हमने की। बहुत अच्छा लगा मुझे बेटा। अब और कोई प्रश्न नहीं होगा सर को जाना है, हमें समय देना है। ठीक है, हाँ थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत ही अच्छा लगा और मुझे लगता है बच्चे जरूर कुछ ना कुछ और बदलाव लाएंगे अपने जीवन में।
तो आपका हार्दिक धन्यवाद, आप यहाँ आए और बच्चों के साथ आपने अपना इतना समय व्यतीत किया। बहुत बहुत मेरा धन्यवाद। भी आभार आपके लिए उषा जी कि इतने प्यारे बच्चों से मुझे मिलने का मौका दिया और उन सब बच्चों ने बहुत तसल्ली से मेरी बात को सुना। उन बच्चों के लिए मैं आभारी हूँ और वो भी बच्चे भी मुझे मार्गदर्शन देंगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि मेरा काम केवल आप लोगों से सीखना और दूसरे समाज को दे देना है, मेरा अपना कुछ भी नहीं है। तो आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू सर। धन्यवाद। थैंक यू सर।